दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर ये है कि अब अ, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है जल्दी। आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर फिर से एक बार घमासान भी देखने को मिलेगा। पहले एक अच्छा खासा घमासान पिछले सेशन में आपको देखने को मिला। काम कम हुआ, हंगामा ज़्यादा था। सत्ता और विपक्ष के बीच में इतना ज़्यादा अंतर था, सोच और विचार में, कामकाज करने के तरीके में कि कुछ काम नहीं हो पाया। अब बजट सेशन है, बजट सेशन में आपको क्या मिलने वाला है? ऐसा अक्सर हर व्यक्ति सोचता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें भी उतार-चढ़ाव आने लगता है। लेकिन ये सब क्या है? क्या वाक़ई में कुछ फ़ायदा होगा? दरअसल मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे डॉक्टर सीपी राय जी के साथ। साल 2024 में भारत सरकार पर कर्ज़ बढ़ने का अनुमान जो है काफ़ी ज़्यादा था और वो हुआ भी। साल 2024 के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम सिर्फ 25 में एंटर किए हैं, तो उसकी तीसरी तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज जो है वो था 7,11,800 मिलियन डॉलर। ये अब तक का सबसे ज़्यादा उच्च स्तर का कर्ज है। ये इतना कर्ज कभी नहीं हुआ। भारत सरकार पर कर्ज से जुड़ी हुई ये सबसे अहम बात है। साल 2024 में भारत का जो कर्ज है वो जीडीपी अनुपात करीब 83.1% था। ये महामारी के पहले के स्तर की वजह से काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, महामारी आई, लेकिन उसके बाद आपको बहुत कुछ परिस्थितियों को सँभालना है। आपको याद होगा किस तरह से 2008 के आसपास का वक़्त था, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरी दुनिया में किस तरह से रिसेशन की मार थी और उस वक़्त में उन्होंने देश को उस परिस्थिति में सँभाला था। साल 2024 और 25 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य था। साल 2024 में भारत सरकार का बकाया कर्ज जो है वो भी बढ़ गया है, 181.6 लाख करोड़ रुपए और बढ़ गया है। साल 2023 और 24 में भारत सरकार पर जो कर्ज था वो 171.78 लाख करोड़ रुपए था, जो और अब बढ़ गया। हर साल बढ़ता जा रही है परिस्थिति। आप इन आंकड़ों पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो ये कर्ज 93.26 लाख करोड़ था और अब जो है ये 7,11,800 मिलियन डॉलर है। तो ये परिस्थिति है, हम कई गुना ज़्यादा कर्ज के बोझ में आ चुके हैं। ऐसे में सरकारी जो खर्च है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चुनावी तमाम दावे आप देखते हैं कि किस तरह से उन परिस्थितियों में ये कर्ज जो है, ये जो खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं और बाकी जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। इस बार के बजट में मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जिससे कि उनको कुछ इसका फ़ायदा हो। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ ये सोच रहे हैं कि फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो आम जनता जिसकी उम्मीद कर रही है उसमें है सस्ती आवासीय सुविधाएँ, रोज़गार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास ध्यान, हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान, व्यक्तिगत जो टैक्स व्यवस्था है उसको लेकर के बदलाव, शिक्षा और उच्च शिक्षा के में बदलाव। ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन क्या ये आप तक पहुँचेंगी, मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक़्त डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएँगे। सर, ये आपको तमाम पॉइंटर्स मैंने इसमें ज़िक्र किए और मैंने तमाम आंकड़े भी सामने रखे हैं। क्या आपको लग रहा है कि हर बार, हर साल लगातार कर्ज़ जो है वो जिस आंकड़े से बढ़ रहा है, उसका भी ज़िक्र मैंने किया, 7 लाख से भी आगे जो अभी सिचुएशन मैंने पूरे स्टैटिस्टिक्स बताए। आपको लगता है कि यहाँ पर बजट सेशन में कुछ ऐसी बात है जो मतलब आई वॉश रह गया है सिर्फ़, या कुछ होगा भी? सवाल सीधा ये है। इतना बजट चूंकि पेश करना एक मजबूरी है। सरकार का आय व्यय का लेखा होता है बजट, उसके खर्चे का हिसाब किताब देना पड़ता है। उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट पेश होने के पहले, और बजट पेश होने के पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, अंदाज तो उस चीज लग जाता है कि चीजों की क्या हालात है। इस सरकार के आने के पहले 2014 तक देश पर कुछ 54 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्जा था, जब से आजादी मिली तब से लेके 2014 तक। और वो कर्जा इस सरकार के 10 सालों में 4 गुना बढ़ गया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थे वो कम होते जा रहे हैं। तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अभी एक नया जो रिपोर्ट आई है कि जो लोग गोल्ड जमा करके गोल्ड लोन लेते हैं, सोना अपना गिरवी रखते हैं, उससे लोन ले लेते हैं, उनकी संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। और चौथी चीज उसमें निकल कर ये आई है कि 30% से अधिक ऐसे लोग हैं जो गोल्ड लोन तो ले रहे हैं लेकिन गोल्ड अपना छुड़ा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कि उनका गोल्ड जब्त हो जा रहा है। तो ये सब बड़ी भयावह स्थितियां हैं।
45 की साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है, और जीडीपी की स्थिति जो देखी रही कि पहले के मुकाबले में जीडीपी घटी है। अगर इनका जो अपना 5 ट्रिलियन या क्या ये बार बार बात करते हैं कि उतने की इकोनॉमी लानी है, उसके लिए 10% से ज्यादा की ग्रोथ चाहिए और कई सालों तक, तब वो आ पाएगी। लेकिन ग्रोथ रेट घट करके काफी नीचे चला गया है। मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में जो ग्रोथ रेट था और जो उन्होंने आर्थिक मजबूती देश को प्रदान किया था, उसको इतने दिन से ये लोग खा पी रहे थे और खाने के बाद निपटा दिया, तो अब कर्जा लेना शुरू कर दिया है। और सिर्फ कर्जा नहीं ले रहे हैं, बल्कि जनता पर, आम जनता पर बेतहाशा तरह तरह के टैक्स लगा दे रहे हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, जीएसटी कई तरह के लगे हुए हैं और हर चीज पर लग जा रहा है। यहां तक कि कफन तक पर जीएसटी है। आप गंगा जल खरीदते हैं, उस पर आपको जीएसटी है। पढ़ाई लिखाई पर जीएसटी है, हर चीज पर जीएसटी है। तो जनता को कर्ज के बोझ तले लाद दिया है। दूसरी तरफ अपनी अयोग्यता और अज्ञानता के कारण महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई कम होती, जनता में कोई बचत की भावना पैदा होती, कोई बचत कर पाती, तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती। आपको ध्यान होगा कि जब बहुत बड़ी मंदी आ गई थी पूरी दुनिया में और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में तनख्वाहें नहीं बटी कई महीनों तक, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई और बैंक बंद हो गए थे, उस दौर में भी भारत में उसका असर उतना बड़ा पैमाने पर नहीं पड़ने पाया। कोई तनख्वाह नहीं कहीं किसी की रुकी, कोई बैंक बंद नहीं हुआ, कोई कारखाने बंद नहीं हुए। नोटबंदी के बाद तो बंद हुए, लेकिन वो जो मंदी पूरी दुनिया में आई थी, दुनिया पूरी उसके शिकार हुई थी, उसका शिकार भारत नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह थे उस समय। लेकिन उसका शिकार इसलिए नहीं हुआ था वनिता जी कि भारत में लोगों की बचत की आदत है। गरीब से गरीब आदमी भी एक बिछुआ रख लेता है चांदी का, छोटा सा, कोई न कोई सोने के रूप में, चांदी के रूप में। और स्त्रियां अपने घर में कुछ न कुछ बचत करती रहती हैं, रोजाना खर्चे कुछ बचा लेती हैं पैसा, और बचाते बचाते उसके पास एक अच्छी पूंजी इकट्ठी हो जाती है, जिसको बर्बाद किया नोटबंदी ने बाद में। तो वो जो बचत है, लोगों की बचत की आदत है, सोना और चांदी, जो जिसकी जो हैसियत है, वो थोड़ा बहुत रख लेने की जो आदत है, वो इस देश की बड़ी मजबूती का आधार है। कुछ भी बिगड़ जाए वो इस देश को कमजोर नहीं होने देगी, वो उसका मजबूती का आधार। उसी के कारण और बचत की उस आदत के कारण उस मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। और दूसरे, मनमोहन सिंह जैसा एक कुशल राजनेता, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री था, उसने उसका असर यहाँ पड़ने नहीं दिया, बड़ी कुशलता से देश उसको बाहर निकाल दिया। दुर्भाग्य से इस सरकार में एक भी योग्य आदमी नहीं है, एक भी योग्य अर्थशास्त्री नहीं है, एक भी योग्य समाजशास्त्री नहीं है, एक भी योग्य शिक्षा शास्त्री नहीं है, कोई भी ऐसा कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी नहीं। उसके दुष्परिणाम इस वक्त देश को भुगतने पड़ रहे हैं। अब बजट आएगा भी तो क्या आएगा, जो है वही तो आएगा, जो है जो खा लिया, जो कर्जा आ गया उसको छुपा लेंगे, क्योंकि इन्होंने नया तरीका अपना लिया है बहुत सारी चीजों को छुपा लेने का। जीडीपी वगैरह तय करने के पैमाने पर भी उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। उसमें सिर्फ उन चीजों को रखा है जिससे जीडीपी एक जगह तक दिखलाई पड़े। पर कैपिटा इनकम के सवाल पर मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत देश में 145-46 करोड़ लोग हैं, उसमें से केवल 1 लाख लोग टॉप के जो है उनको अलग कर दीजिए, उनको माइनस कर करके फिर अर्थव्यवस्था पर चर्चा जरा की जाए कि पर कैपिटा इनकम क्या है, खुशहाली की दर क्या है, लोगों के जीवन के दर क्या है, बच्चों की मृत्यु और जीवन का दर क्या है, लोगों को चिकित्सा का और सुविधाएं जो मिलती हैं या शिक्षा की सुविधाएं मिलती हैं उनकी दर क्या है। उन सारे इश्यूज पर तब चर्चा हो सकती है। जब तक उस पर उन 1 लाख लोगों को माइनस करके चर्चा नहीं होगी या 5 लाख लोगों को माइनस करके चर्चा नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर सामने नहीं आएगी। और सही तस्वीर सामने नहीं आएगी तो नीतियां सही नहीं बनेगी। राहुल गांधी जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना करिए और उसमें सब लोगों का हिसाब किताब आ जाएगा, किसकी क्या इनकम है क्या नहीं है, किसके पास क्या संसाधन है, किसके पास घर है या नहीं है। वो जनगणना पर फुटपाथ पर सोने वाले लोग छूट न जाए, बंजारा लोग छूट न जाए, बेसहारा लोग जो टेंट तंबू लगा करके सड़क के किनारे सोते हैं वो छूट न जाए। वो जनगणना में एक भी आदमी न छूटे और उसमें सारे लोगों की सारी स्थितियां सामने आ जाए, सारी एक अर्थव्यवस्था, भारत की जो परिस्थितियां हैं और भारत के लोगों की जो आर्थिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थिति है, उसकी पूरी तस्वीर सामने आ जाए, तब एक निर्णय लेने में आसानी रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऊपर के 1 लाख लोगों को माइनस करके फिर अर्थव्यवस्था का खाका खींचा जाए, तब सामने चित्र आ पाएगा। मैं सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 1 लाख लोग ऊपर टॉप के। 1 करोड़ 45 लाख लोग अगर हैं तो 1 करोड़ 44 लाख 44 लाख लोगों को के ऊपर 144 करोड़ और 99 लाख लोगों के ऊपर उनकी गिनती करके आप अर्थव्यवस्था की जब चर्चा करेंगे तो असली तस्वीर सामने आएगी। फिर उस सारी चीजों का आप जब निर्णय लेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, खुशहाली की दर क्या है, जीडीपी क्या है, तब शायद आप सही फैसले ले पाएंगे। लेकिन सरकार उससे भाग रही है, सरकार आंकड़े छुपा रही है।
यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक सर्वे भी आता है तो लोग ढूंढते रह जाते हैं कि इसमें उसकी कोई असली सच्चाई देखने को मिल पाए, जिसने हम आकलन कर पाए। वो सारी भी चीजें उसमें छुपा रखी होती हैं। बहुत सारी चीजें इस रूप में देने लगे हैं लोग कि अच्छा ज्ञानी आदमी भी उसको पकड़ नहीं पाता और आगे चल करके वो चीजें सामने आती हैं और तब पता लगता है कि उन्होंने बंटाधार कर दिया देश का। उस बंटाधार का शिकार ये देश है। इसलिए जो आप बात कह रहे हैं कि अभी कि बजट से कुछ उम्मीद कर सकते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि बजट आने वाला है, तो इस बजट में कोई बहुत खास देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि उन्होंने आपकी 5 लाख रुपए तक का आयकर की दर आपको उन्होंने फ्री कर रखी है, तो 5,50,000 कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ 50,000 ज्यादा 1 लाख 2 लाख रुपए आप और बोझ लाद देंगे, किसी और तरह से कान घुमा करके पकड़ लेंगे। तो तरह तरह से ये बोझ लादते चले जा रहे हैं। इसलिए इनके बजट से आप कोई बहुत उम्मीद मत करिए कि बहुत बड़ा होने वाला है। और जब जीडीपी अगर ऑलरेडी घट चुकी है, कर्जा बढ़ चुका है, अब फ्री बांटने वाला, आप गांव के रहने, आप भी गांव से संबंधित होंगे, मैं गांव के रहने वाला हूँ। अभी अपने गांव गया था, वहां पता लगा कि मजदूर मिल ही नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? उनको फ्री में खाने को मिल जा रहा है, फ्री में खा ले रहे हैं। और थोड़ा अगर परिवार में 5-6 लोग हैं, ज्यादा मिल जा रहा है, तो बाकी को बेच के उसकी दारू पी ले रहे हैं। तो हम तो अपने नौजवानों को नकारा बना रहे हैं। हमारी जो अपनी जो श्रम शक्ति है, जिस श्रम के बूते किसी देश का विकास होता है, श्रम की जरूरत होती है। इसीलिए जो देश बूढ़े हो गए हैं वहां पर श्रम शक्ति का अभाव हो गया है। यहाँ पर नौजवान लोग हैं, उसमें श्रम शक्ति है, उसको मुफ्त का खाना खिला करके और बचे हुए के वो शराब पिला करके आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को, नौजवान पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको नकारा बना रहे हैं। आने वाले समय में जब आपको जरूरत पड़ेगी श्रम शक्ति की, वो श्रम शक्ति आप कहाँ से लाएंगे? लेकिन चूंकि सरकार के पास दूरदर्शिता नहीं है, ये सोच नहीं है, सिर्फ वोट इसके लिए बड़ी चीज है कि किसी तरह कुछ दे करके खरीद करके वोट ले लें या बेईमानी से ले लें। वो कर तो जरूर रहे हैं, क्योंकि इस देश के प्रति इनका समर्पण नहीं है, इस देश के प्रति इनकी दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि होती है, सोच रही है लोग, सारे लोग, कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आने वाले समय में देश को कितने बुरे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसी का नतीजा होगा कि जब बजट आएगा उसमें आपको कोई खास चीज देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ कागजी ब्यौरा होगा बस। यानी कुल मिलाकर के कोई ज्यादा खास एक्सपेक्टेशंस इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से इतनी जैसे पूरे डेटा और डिटेल्स और जिक्र आपने किया है कि इतना कर्ज पहले है, उसके बाद अगर कुछ और चीजें आपने कर भी ली तो भी वो सिर्फ चुनाव के ही टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये समझने की जरूरत है लोगों को खुद ही कि एक्चुअली जिसको आप अपनी पूरी जिम्मेदारी देकर के रखे हुए हैं, वो उस जिम्मेदारी में कौन से स्थान पर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड आ रहा है या सीधा फेल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।